सिस्टम मांग रहे। मैम वॉइस नहीं आ रही है आपको? मैम वॉइस नहीं आ रहा है। अभी आई वॉइस? अभी आई? हाँ मैडम, इतनी देर से आप म्यूट थे इसलिए आवाज नहीं आ रहा था। तो बोलना चाहिए था म्यूट हूँ। मैम कब चलो से बोल रहा है और अभी आके पहले यही बोला, आप सुने ही नहीं। सॉरी सॉरी आप सॉरी जब सॉरी। से आए हो ना तब से आपका आवाज ही नहीं आ रही। मैम मैं तो आपको बोल रहा था। सॉरी सॉरी सॉरी। चलो फिर से मैं बता देती हूँ। जीन एक्सप्रेशन मैं बता रही थी। जीन एक्सप्रेशन दो सेल में होता है, प्रोकैरियोटिक, यूकैरियोटिक। ठीक है, प्रोकैरियोटिक सेल में होता है और यूकैरियोटिक के न्यूक्लियस में होता है। प्रोकैरियोटिक का अगर हम सेल देखें तो उसके डबल स्टैंडर्ड डीएनए में जीन एक्सप्रेशन अलग शो होगा और यूकैरियोटिक के न्यूक्लियस में, क्योंकि वहां डीएनए प्रेजेंट होता है, इसलिए वहां के डीएनए में अलग प्रेजेंट होगा। अब देखो, प्रोकैरियोटिक सेल में कैसे जीन एक्सप्रेशन होगा। ये साइट मैंने बताया था क्लास में कि ये साइट होता है इनिशिएशन का, ये साइट होता है, रुको मैं बता देती हूँ। ये साइट मैंने बताया था इनिशिएशन का, ये साइट बताया था एलोंगनेशन का और ये साइट बताया था टर्मिनेशन का। मतलब कोई भी प्रोसेस यहाँ से स्टार्ट होती है, यहाँ पर ये वो प्रोसेस होती है
और फिर यहाँ पर टर्मिनेट में खत्म हो जाती है। टर्मिनेट का मतलब खत्म होना, स्टॉप हो जाना। यहाँ तक क्लियर था? अब यहाँ पर एक चीज और है कि जब जीन का एक्सप्रेशन होगा तो बिल्कुल सेम इसी मेथड पर होगा, बट कुछ एक चीज जो है हम देखेंगे। ये होता है प्रमोटर, जिसको मैं पी साइन से कर रही हूँ। ये होता है एक्सॉन, यानी कि ई से डिफाइन कर रही हूँ। ये होगा इंट्रॉन और फिर से होगा एक्सॉन। ठीक है, इस तरह से एक्सॉन और इंट्रॉन का मतलब क्या होता है वो बताऊंगी। प्रमोटर का मतलब होता है वो साइट जहां पर कोई भी जीन जो है बैठकर उस प्रोसेस को बढ़ाएगा। प्रमोटर का मतलब क्या होगा? प्रमोट करना या स्टार्ट करना। ठीक है, स्टार्ट करना। एक्सॉन और इंट्रॉन की यहाँ पर जो डेफिनेशन है वो ये है कि इंट्रॉन वो प्लेस होता है जहां से वो जीन हट जाता है या स्टॉप हो जाता है या फिर निकाल देते हैं। जैसे हम लोग क्या करते हैं, जब केमिकल इफेक्ट होता है या केमिकल रिएक्शन होता है, जैसे मान लो H2O को करना है किसी भी एल्यूमिनियम से रिएक्शन, तो H2O में O क्या करेगा? निकल जाता है और बाकी H2 और Al2 बाकी रह जाता है। ठीक वैसे ही यहाँ पर भी डीएनए में कुछ ऐसा साइट होता है जो उस प्रोसेस को करता है, यानी कि एक्सॉन का प्रोसेस वो स्टार्ट करेगा और इंट्रॉन जो है वहां से निकाल दिया जाए। ठीक है, एक्सॉन का मतलब वो प्रोसेस या जीन वहां पर एक्सप्रेस करेगा और इंट्रॉन का मतलब वो प्रोसेस वहां से निकाल दिया जाएगा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है बेटा सबको? यस मैम। गौरव, कुछ समझ में यस आया? मैम। अब होता क्या है कि जीन अपने आप को एक्सप्रेस कहाँ करता है और कहाँ नहीं करता है। तो एक्सॉन में वो एक्सप्रेस करेगा और इंट्रॉन में नहीं करेगा। तो हम लोग क्या क्या बता सकते हैं कि ये एक्सॉन जो है वो एक्सॉन को 1 कर देते हैं और आई जो है इंट्रॉन उसको भी 1 कर देते हैं और जो नेक्स्ट है उसको E2 कर देते हैं। मतलब इसके बाद जो आएगा वो I2 होगा। ठीक है, इंट्रॉन का 2 साइट हमने अभी दिखाया है, इंट्रॉन 1 एंड इंट्रॉन 2। इसके बाद जो भी लेयर्स होगी वो एक्सॉन 3rd, एक्सॉन 4th इस तरह से होगी और इंट्रॉन की भी वैसी ही होगी, इंट्रॉन 1, इंट्रॉन 2 एंड इंट्रॉन 3। इस तरह से एक के बाद एक सेगमेंट को छोड़कर इंट्रॉन और एक्सॉन दिखाई देंगे। ठीक है, ये सारा चीज होगा 5 से 3 बैंड में या 5 से 3 टेम्पलेट में। किससे होगा? 5 से 3 टेम्पलेट में। ठीक है, 5 से 3 टेम्पलेट आप डीएनए पढ़े हो लास्ट क्लास में, डीएनए एक बार फिर से देख लेना। डीएनए का 5 to 3 बैंड होता है जिसमें सारे यूनिट रहते हैं, सारे कोडोन रहते हैं, प्यूरिन प्यूरिमिडीन रहते हैं और इन्हीं में वो सारी काम होते हैं। ठीक है, अब होता क्या है, ये टेम्पलेट अब कैसे वर्क करता है? पहले देखो, इसमें जो एक्सॉन है, जो एक्सॉन वाली साइट है सिर्फ वहीं पर होगा। ठीक है, तो हम लोग इसको क्या करते हैं, हम लोग इसको भर देते हैं और इंट्रॉन को खाली छोड़ देते हैं। तो इंट्रॉन वाली जो साइट है वहीं पर अब ये जीन एक्सप्रेस करेगा। कैसे करता है? सेल में जब एमआरएनए सिग्नल देता है, मैसेंजर करता है, तो इंट्रॉन से वो क्या करेगा? स्टार्ट करेगा और यहीं पर वो अनप्रोसेस करेगा या अनप्रोसेस जो चीजें हैं, प्रोटीन है, पॉलीन्यूक्लियोटाइड है या एंजाइम है, उसको वो सेंड करेगा। ठीक है, यहाँ पर होगी स्प्लाइसिंग। क्या होगी? स्प्लाइसिंग। अब स्प्लाइसिंग यानी कि SPLICING ये होगी जिसकी वजह से जो ट्रांसक्रिप्शन हुआ था, यहाँ पर जो ट्रांसक्रिप्शन हुआ था, यहाँ पर मेन क्या होगा? ट्रांसक्रिप्शन, मतलब कॉपी बनाएगा। क्या बनाएगा? कॉपी बनाएगा यहाँ पर।
इस प्रोसेस में जो एक्सॉन के बाद जो एक्सॉन की जगह है वहां होगी ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस। उसके बाद होगा स्प्लाइसिंग। स्प्लाइसिंग का मतलब है कि उतनी जो एमआरएनए ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस किया, उतना जितना किया एक्सॉन ने, वो करता है स्प्लाइसिंग। मतलब उस जगह से एमआरएनए से वो प्रोटीन बनाकर बाहर निकाल देता है सेल के। ठीक है, सेल के बाहर तो नहीं कर सकता क्योंकि प्रोकैरियोटिक है, तो वो क्या करेगा, सेल में ही बनाएगा। सेल में ही प्रोटीन के छोटे छोटे न्यूक्लियोटाइड या प्रोटीन सिंथेसिस करेगा, यानी कि स्प्लाइस करेगा। यहाँ तक क्लियर है बेटा प्रोकैरियोट का? यस मैम। हाँ, देखो फिर से मैं क्लियर करती हूँ। जैसे ये डीएनए टेम्पलेट है या डीएनए स्ट्रैंड है, इसमें होता है एक प्रमोटर साइट जिसको मैंने पी से बताया है, एक एक्सॉन, फिर इंट्रॉन, फिर एक्सॉन, फिर इंट्रॉन, इस तरह से E1, E2, I1, I2, इस तरह से उसके साइट है। ये क्या करते हैं, पहले यहाँ पर ट्रांसक्रिप्शन होगा, जिसके बाद एमआरएनए अपने डीएनए को कॉपी करेगा और उस प्रोटीन को क्या करेगा, स्प्लाइस करेगा। मतलब वो छोटे छोटे टुकड़ों में बटकर ट्रांसलेशन के थ्रू उस एक्सप्रेशन को सेल में ही तोड़ देगा। तो इससे ये प्रोकैरियोट क्या करता है, अपने ही सेल के अंदर छोटे छोटे न्यूक्लियोटाइड या प्रोटीन का सिंथेसिस कर देता है बाय ट्रांसलेशन। ठीक है, अब ये ट्रांसलेशन पॉलीपेप्टाइड चेन बनाएंगे, जिसके वजह से प्रोटीन जो सिंथेसिस हो चुका है वो आगे बढ़ेगा। अब बात आती है किसकी, यूकैरियोटिक की। अब होता क्या है, सेम प्रोसेस देखो, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंट है। थोड़ा सा डिफरेंट इसलिए है कि हम ये चीज अभी तक सेल में पढ़े प्रोकैरियोटिक के, बट यूकैरियोटिक में क्या हो रहा है, यूकैरियोटिक के न्यूक्लियस में हो रहा है। यही चीज न्यूक्लियस में कैसे होगा, सेम प्रोसेस डीएनए का वैसा बना, 3 से 4 साइड बने, जिसको पी से, ई से, फिर आई से, फिर ई से, और फिर आई से, इस तरह हमने किया। ई वाले पोर्शन को हमने डार्क कर दिया और आई वाला इंट्रॉन जिसको हमने खाली छोड़ दिया। होता क्या है कि यही चीज अब एमआरएनए जब ट्रांसक्रिप्शन करेगा तो वो एक्सॉन साइट में ही करेगा। अब एक्सॉन साइट में करने पर इसकी स्प्लाइसिंग होगी, तो सेल के बाहर कर देगा वो उस प्रोटीन को, स्प्लाइसिंग को सेल के बाहर कर देगा। मतलब न्यूक्लियस जो है, ये हमारा पूरा न्यूक्लियस में हो रहा था, अब यहाँ से वो बाहर कर देगा। किसको, स्प्लाइसिंग होने के बाद ये ट्रांसक्रिप्शन को, या फिर कहना चाहिए ट्रांसलेशन को बाहर कर देगा, जिससे पॉलीन्यूक्लियोटाइड जो है सेल के बाहर चैन बनाने के लिए स्टार्ट कर देंगे। क्लियर है बेटा यहाँ तक? मैम ये अभी प्रोकैरियोटिक की था कि यूकैरियोटिक था? ये यूकैरियोटिक था, क्योंकि यस। यूकैरियोटिक न्यूक्लियस में होता है और न्यूक्लियस से ये पॉलीपेप्टाइड को बाहर निकाल देता है, क्योंकि पॉलीपेप्टाइड बहुत सारे काम करता है। पॉलीपेप्टाइड चेन से ही तो प्रोटीन के बहुत सारे न्यूक्लियस, बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड, एसिड, या कहना चाहिए एंजाइम वर्क करते हुए पूरी बॉडी में, होल ऑफ द बॉडी में वर्क करते हैं। तो वो सेल को अपने न्यूक्लियस से उस पॉलीपेप्टाइड को बाहर निकाल देता है। क्लियर है बेटा यहाँ तक? यस मैम। ओके, अब आते हैं न्यू टॉपिक, जीनोमिक्स। ठीक,
जीनोमिक्स क्या होता है? हमारी पूरी बॉडी में डीएनए है, ठीक है, कहना चाहिए। तो बैक्टीरिया या वायरस की बॉडी में आरएनए है, किसी के में डीएनए है, किसी के में आरएनए है। और ये सारी प्यूरिन्स और पिरिमिडीन मतलब ए, यू, सी, टी, जी से रेगुलेट होते हैं फ्रॉम कोडोन। ठीक है, इतना क्लियर है बेटा? इतना क्लियर यस है? मैम। होता क्या है कि इन सबको हम अब तो देख नहीं सकते, इन सभी को हम देख नहीं सकते। तो किसने किया था ये चीज? थॉमस रेड्रिक या थॉमस रॉड्रिक ने 1986 में क्या किया था? इसी प्यूरिन, इसी पिरिमिडिन को बाय बुक में क्या किया था? बुक में सारे प्यूरिन और सारे पिरिमिडिन, सारे वैरायटी ऑफ स्पीशीज के डाल दिए, बुक में डाल दिया उन्होंने, ठीक है, ताकि हम इसके जीन को पढ़ने के लिए इस बुक को प्रोवाइड कर सके, जिसका नाम दिया उन्होंने जीनोमिक्स। क्लियर है बेटा? क्लियर है? यस मैम। अब आप लोग बोलोगे कि इस बुक में उन्होंने डाला कैसे, क्या वजह से डाला? तो प्रॉब्लम इज दैट कि हम हमेशा तो माइक्रोस्कोप रख नहीं सकते, माइक्रोस्कोप में देख नहीं सकते, उनके जीन को देखने के लिए उनकी हर एक एक्टिविटी को देख नहीं सकते। तो उन्होंने बहुत ही स्पेशलाइज्ड चीजों को पहले देखा, समझा, और उस स्पेशलिटी को जितने भी उन्होंने स्पीशीज चेक किए उन सभी को बुक में डाला, जिसको नाम दिया जीनोमिक्स। कुछ कंपोनेंट उन्होंने निकाले थे। पहला कंपोनेंट था स्ट्रक्चरल जीनोमिक्स एंड सेकंड था फंक्शनल जीनोमिक्स। स्ट्रक्चरल मतलब कि जैसे किसी भी ऑर्गेनिज्म का अगर हमको स्ट्रक्चर देखना है कि उसका डीएनए कैसा है, कैसे वर्क कर रहा है, कितने प्यूरिन, कितने पिरिमिडिन, कौन से कोड में कौन सा स्ट्रक्चर, कौन सा टेम्पलेट वर्क कर रहा है, कितने ए, यू, सी, टी, जी उसके हैं, और कौन सा एक्टिव है, कौन सा इनएक्टिव है, ये सब देखने के लिए हमको स्ट्रक्चर का वर्क करना पड़ा। ठीक है, अब सेकंड थिंग था फंक्शनल। तो फंक्शन में उसने क्या किया? फंक्शन में उन्होंने किया कि उन्होंने उस डीएनए के प्रोटीन को लिया। किसको लिया? प्रोटीन को लिया। अब इस प्रोटीन में क्या फंक्शन होगा? ऑल जीन्स प्रोवाइडेड क्या चीज हो रही है, ये सारे फंक्शन कैसे मेकिंग करते हैं उस पूरी बॉडी को, उसके जीन को, उसकी हैबिट को, इवन उसके बीमारियों को, ये देखा उसके प्रोटीन में, उनके डीएनए के अंदर। क्लियर है बेटा? यस क्लियर मैम। है? It can provide an input to the calls of gene function and understanding of human genetics. किसी भी ह्यूमन जेनेटिक्स के लिए हमको उस जीन का फंक्शन देखना पड़ता है। इसके लिए कौन प्रोवाइड करता है? जीनोमिक्स। इट कैन बी हेल्पफुल इन प्रिवेंशन ऑफ इनहेरिटेड डिजीज। जैसे किसी को इनहेरिटेड डिजीज है जो ठीक नहीं हो पा रही है, तो हम उसे कैसे देखेंगे? उसको उसके जीन की स्टडी करने के बाद ही देख सकते हैं, जो प्रोवाइड किया जीनोमिक्स ने। ट्रीटमेंट देख सकते हैं किसी भी जीन का, अगर हम लोग को डाटा तैयार करना है, ठीक है, कि फलाना पर्सन को फलाना डिजीज है, तो उस पर्सन को हम देखेंगे पहले, जैसे माइस में, ठीक है, माइस को कोई इनहेरिडिटी प्रॉब्लम है, तो हम माइस के उस जीन को जो डिटेक्ट करता है, जो डिजीज डिटेक्ट कर रहा है, उस जीन को किस में देखेंगे? जीनोमिक्स में। तो जीनोमिक्स में पर्टिकुलर स्पीश का हर एक डाटा फीड है। अब आते हैं न्यू टॉपिक पे। इतना क्लियर है बेटा सबको?
एटलीस्ट आप लोग 4 तो लिख ही सकते हो जीनोमिक्स। हाँ, अब आते ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट। ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट होता क्या है? देखो, अभी तक मैंने आपको जीनोम पढ़ाया और जीनोमिक्स पढ़ाया, तो जीन हम ह्यूमंस में भी हैं। और इस ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट का जो जिसने दिया, वो 1990 में एम्बिशियस human genome project was started worldwide level at aim it, क्योंकि ह्यूमन में भी कई हद तक बीमारियां देखने को मिलती हैं, उसके हेरिडिटी के प्रॉब्लम को, उसके जैसे कि किसी, क्योंकि अभी बहुत ही रेयर केसेस में 100 में से 2% लोगों को वो प्रॉब्लम होती है। मतलब पूरे वर्ल्ड वाइड में देखेंगे तो सिर्फ 2 लोगों को वो प्रॉब्लम रहेगी। तो इसके लिए क्या करें, क्या ना करें, इसके लिए भी ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट प्रोवाइड किया गया। देखा गया कि उन इतने सारे स्पीशीज हैं, सॉरी स्पीशीज बोलती हूँ, इतने सारे ह्यूमंस हैं, और ह्यूमन में कई लोगों के डीएनए अलग अलग है, कई लोगों के आरएनए अलग है, कईयों में सेल का स्ट्रक्चर बहुत ही डिफरेंट है, कुछ लोगों को सिकल सेल एनीमिया है, कुछ लोगों को और भी अदर प्रॉब्लम्स है। तो इन सभी को उनके एक्टिविटी के थ्रू, उनके जीन की एक्टिविटी के थ्रू, कौन सा जीन उनको मतलब बीमारी कर रहा है, कौन सा जीन उनको डिटेक्ट कर रहा है जो जिससे उसकी बीमारी हम पता कर सके। तो इसके लिए बनाया गया था ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट। ह्यूमन जीनोम especially still the progress, however the initial draft reported was published on February 12, 2001। पब्लिश किया कब किया गया? 2001 में। There are absent 30 functional genes in human beings and in constitute only 3% of the total genome size, and these genes vary greatly. Genes for beta genes for beta glucan and insulin made for about 1000 kb। क्या किया गया था कि उस जीन को जो ह्यूमन के इंसुलिन में प्रेजेंट है, ह्यूमन के इंसुलिन में प्रेजेंट है, और उस इंसुलिन से उसको क्या इफेक्ट हो रहा है, क्या डिसकंफर्ट है, वो ये सारी चीजें उसके इंसुलिन में प्रोवाइड थी। तो उस जीन को उन्होंने देखा और फिर इससे बना ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट। इसके कुछ इम्प्लीकेशन थे, जैसे कि ओपिनियन ऑफ साइंटिस्ट, सक्सेस ऑफ द प्रोजेक्ट में ओपन द वे ऑफ डिस्कवरी, डाइजेस्ट अ ड्रग each can every human disease, genetically modified food and also be developed according to need of individuals। ये क्लियर है बेटा? आगे बढ़ो। अब आते हैं डीएनए फिंगरप्रिंट। मैडम इसको स्कूल में पढ़ा दे। बेटा एकदम छोटा सा है, बहुत छोटा सा है, ठीक है? तो फिर देखो, एक कंप्लीट ना। हाँ ये कंप्लीट। फिर देखो क्या होता है कि हम कहने के लिए तो ह्यूमन है, होमोसेपियंस हैं, हम दिखते एक जैसे हैं, जैसे जापानी लोग अलग दिखते हैं, अफ्रीकन लोग अलग दिखते हैं, सभी लोग मतलब ह्यूमन में आते हैं। बट ह्यूमन में अलग अलग टाइप के कुछ चीजें हैं जो उनको डिफरेंशिएट करती हैं, उनका स्ट्रक्चर, उनके बाल, उनका कलर, ठीक है, उनका बोलना, इवन उनका जो स्ट्रक्चर है, जैसे कुछ लोगों का गला जो है बहुत लंबा होता है ना, कुछ लोगों के हाथ बहुत लंबे होते हैं, कुछ लोगों की हाइट बहुत ज्यादा होती है, कई कई जगहों पर बहुत हाइटेड लोग मिलते हैं, कई कई जगह पर बहुत कम हाइट के लोग मिलते हैं। इस तरह से उस नेचर से डिफरेंशिएट होता है उनका डीएनए। तो क्या किया जाता है, इसमें उनके डीएनए के चीजों को देखा जाता है, ठीक है? डीएनए में जो यू टी सी जी ए, ये जितने प्यूरिन और पिरिमिडिन्स है,
ये एक दूसरे से कितने मैच करते हैं और कितने अनमैच करते हैं, मतलब कितने मिल जाते हैं और कितने नहीं मिलते हैं। जैसे किसी ने क्राइम कर दिया, ठीक है, जैसे किसी को पता नहीं है कि किसके पापा मम्मी कहाँ रहते हैं, वो बिछड़ गया है। जैसे किसी को पता नहीं है कि उनके परिवार के कौन लोग उनके अपने हैं। जैसे कोई खो गया है, मतलब जितने भी क्रिमिनल केसेस होते हैं, जैसे हमको किसी को चोर को पकड़ना है, किसी मर्डरर को पकड़ना है, तो हम डीएनए फिंगरप्रिंट का सहारा लेते हैं। इसका क्या वो है, इसका वे है, कुछ एक प्रोसेस है वो देखो। पहले हम लेंगे उसका ब्लड सैंपल। क्या लेते हैं? ब्लड सैंपल। अब ब्लड सैंपल लेने के बाद हम उसके डीएनए को देखते हैं। किसको देखेंगे? डीएनए को। अब डीएनए में जो रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस है, मतलब जिस साइट पर डीएनए एंजाइम्स के थ्रू, एंडोन्यूक्लियस के थ्रू रिस्ट्रिक्ट कर रहा है। रिस्ट्रिक्ट मतलब जैसे कि उसका कोई फिंगरप्रिंट मिल गया या कोई चीज मिल गया, उसे हमें पता करना है कि ये किस में मिलेगा, तो रिस्ट्रिक्ट कर दिया। मान लो इस जगह पर रिस्ट्रिक्ट हो गया, तो उस रिस्ट्रिक्टेड फ्रैगमेंट को पहले सॉथर्न ब्लॉट में डालेंगे। किस में डालेंगे? साउथर्न ब्लॉटिंग में। बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, आता ही है। किस में डालेंगे? साउथर्न ब्लॉट में। ये एक तरह का पेपर होता है, एक तरह का सोल्यूशन होता है, जिसमें उसकी वो चीज जो है डाली जाती है। अब क्या होगा, एक मिनट। अब ब्लॉटिंग में डालने के बाद जो उस फ्रैगमेंट का, ठीक है, अगर उसके किसी एक फ्रैगमेंट का हाइब्रिडाइजेशन हो गया, मतलब कि यहाँ पर का जो H2 है वो टूट गया, और तोड़ने के बाद यहाँ के रेडियो एक्टिव चीजें, मतलब कि जैसे कि किसी में एस मिला है, किसी में पी मिला है, उसका फॉस्फेट मिला है, किसी का सल्फर मिला है, ये उसकी मिल गई और उसके प्रोब मिल गए, या उस चीज को मिल गया, या डिटेक्ट हो गया, तो उस प्रोब को क्या करते हैं? ऑटो रेडियोग्राफी। क्या करेंगे? ऑटो रेडियोग्राफी, मतलब कि इस पूरे चीज को मिलने के बाद फिर से रीड करेंगे, उसकी फिर से रेडियोग्राफी निकालेंगे। ठीक है, अब इस रेडियोग्राफी से क्या पता चलता है? रेडियोग्राफी कैसा होता है, जैसे मान लो, देखते रहो स्क्रीन पर। मान लो कि ये उसके हाथ के पंजे हैं, ठीक है, ये उसके हाथ का पंजा का निशान है। इसमें कहीं कहीं पर रेडियो एक्टिव चीजें दिख रही हैं और कहीं नहीं दिख रही है। जहां जहां पर दिखाई दे रहा है वहां वहां से मैच किया जाएगा। ठीक है, मतलब UTCAG जितने रेडियो एक्टिव प्रोग्राम हैं वो सब मैच कर रहे हैं, यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर, तो फिर वो बंदा पकड़ा जाता है, और फिर ये इस चीज का डीएनए फिंगरप्रिंट कहलाता है। क्या कहता है? डीएनए फिंगरप्रिंट। ठीक है, ये पहला स्टैंड हो गया। दूसरा भी एक होता है जिसके थ्रू हम जान सकते हैं। एक दूसरा स्टेप भी लेते हैं। सॉथर्न ब्लॉटिंग को एक बार पढ़ लेना बेटा, इंपॉर्टेंट है। देखो क्या होता है, जैसे कई बार कोई रेपिस्ट इंसान रेप करके चला जाता है, ठीक है, तो हमने क्या किया था, उसका ब्लड सैंपल लिया था पहले वाले में, क्योंकि ब्लड सैंपल को हम जानते हैं कि हमको वो कौन किसके पापा है, किसके वो है, या कौन मर्डरर है, तो हम उसको पकड़ के उसका क्या करते हैं, पहले पहले क्या करते हैं, उसका ब्लड सैंपल लिए थे। लेकिन अगर किसी रेपिस्ट को पकड़ना है तो पहले उसका सिमन लेंगे, उस सिमन से एक्सट्रैक्ट करेंगे डीएनए को अलग करेंगे, फिर इस डीएनए को रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस के जरिए उस परमानेंट चीज पर डालेंगे जहां से उस रेपिस्ट ने
जिसका रेप किया है उसके डीएनए से मैच करेगा वो। रिस्ट्रिक्शन फ्रैगमेंट अगर मैच होता है तो फिर ये जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में दिखेगा। क्या होता है ये? जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। इस तरह से जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस होता है, जिसमें दिखाई देता है कि कहाँ पर वो रिस्ट्रिक्ट हुआ है। फिर से हम साउथर्न प्लॉटिंग यूज करेंगे, जिससे फिर से उसका चीज स्टार्ट हो जाएगा। H2 टूट जाएगा, टूटने के बाद फिर रेडियोग्राफी बनेगा और फिर इससे पता चलेगा कि डीएनए फिंगरप्रिंट में उस सीमन जो जिसने भी किया है वो पकड़ा जाए। यहाँ तक क्लियर है बेटा? क्लियर है? यस मैम। किनको क्लियर हुआ आज? प्रिया आपको? गौरव? गिनिका? मैम मेरा क्लियर है बेटा? थोड़ा बहुत थोड़ा क्वेश्चन, थोड़ा क्वेश्चन है। ठीक है ठीक है, ओके। चलो कल पढ़ लेंगे। फिर ये हुआ कंप्लीट। अगर इससे क्वेश्चन है आप पूछ सकते हो। चलिए बेटा लेफ्ट होते जाइए।